नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। उम्मीद के साथ साथ दुआ और प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आप सभी स्वस्थ रहें, बुद्धि विवेक आप सभी का बढ़े। चलिए आज के करंट अफेयर को पढ़ा जाएगा 6 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर को। उससे पहले 5 अप्रैल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो 5 अप्रैल का पहला क्वेश्चन क्या था। आर्टेमिस द्वितीय के दौरान पहली महिला कौन होंगी जो चंद्रमा की परिक्रमा करेंगी। आर्टेमिस द्वितीय अमेरिका का नासा का मिशन है चंद्रमा पर। इसमें पहली महिला क्रिस्टीना कोच बन गई जो आर्टेमिस द्वितीय में जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य के वर्कला को संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटीज अवार्ड जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। केरल का शहर है वर्कला, समुद्र तटीय एक बीच है वर्कला। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो आर अश्विन हो जाएंगे, एकमात्र हमारे भारतीय खिलाड़ी 2026 के यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल हुए हैं। अगला, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। अभय सिंह ने मेंस में जीता है और जूनियर वुमेन्स में जीता है अनाहत सिंह ने। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में मंगोलिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया। तो उचरल जी को मंगोलिया का नया राष्ट्रपति उचरल न्याम ओसोर। जब किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का बड़ा नाम होता है तो याद करने की जरूरत नहीं है, छोटा नाम याद करेंगे। ऑप्शन जो भी परीक्षाओं में आता है वो सब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का। अगला छठा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 10 वर्ष पूरे हो गए, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2026 को 10 वर्ष इसका पूरा हो गया। अगला प्रश्न, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो त्रिपुरा का सिपाही जाला जिला पंचायत, त्रिपुरा का सिपाही जाला जिला पंचायत। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य के पुलिस बल को हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया। उड़ीसा और बिहार, इस दोनों को आप याद रखिएगा क्योंकि 2 दिन के भीतर दोनों को अलग अलग दिया गया था। हम लोग जब इसको 5 अप्रैल पढ़े थे तो उड़ीसा उत्तर किए थे, वो भी सही है। अभी इसको आपको याद करना है, उड़ीसा और बिहार दोनों को सम्मानित किया गया और सबसे पहले बार प्रेसिडेंट कलर 1951 उत्तर प्रदेश पुलिस को। अगला, हाल ही में एनसीईआरटी का मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, इसकी स्थापना कब हुई। एनसीईआरटी की स्थापना होती है 1 सितंबर 1961 को। एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करिए, एनसीईआरटी के वर्तमान में प्रमुख कौन है। आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा एनसीईआरटी के प्रमुख कौन है, उत्तर कमेंट करिएगा। 10वां प्रश्न, एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा शटडाउन म्यांमार में होता है पहले स्थान पर, और दूसरे पर है हमारा भारत। ये था साथियों 5 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर। अब पढ़ते हैं 6 अप्रैल आज के करंट अफेयर को। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो अभी हाल ही में मार्च अप्रैल 2026 में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन हुआ। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में हुआ। इसमें प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य रहा। कर्नाटक राज्य के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में सर्वाधिक पदक जीता और शीर्ष स्थान रहा कर्नाटक राज्य का। इस गेम का थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। इसका पहला संस्करण था खेलो इंडिया जनजाति गेम या ट्राइबल गेम का पहला संस्करण था। छत्तीसगढ़ के 3 शहर में आयोजन हुआ, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में। इसका शुभंकर था मोरवीर, जिसका अर्थ होता है हमारा बहादुर, मोरवीर। प्रथम स्थान पर कर्नाटक, सेकेंड पर उड़ीसा और तृतीय पर झारखंड रहा था खेलो इंडिया जनजाति गेम में। इसी प्रकार से खेलो इंडिया कई गेम होता है। खेलो इंडिया युवा गेम होता है, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम होता है, यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल होता है, खेलो इंडिया बीच गेम होता है, समुद्र तटीय गेम होता है, खेलो इंडिया वाटर गेम होता है। तो हम देख लेंगे सभी जो कंफ्यूजन वाले होते हैं तो सबको एक साथ देख लिया जाए। खेलो इंडिया, सबसे पहले कि खेलो इंडिया नाम से, खेलो इंडिया शीर्षक नाम से पहली बार खेल कब शुरू हुआ। 2018 में। 2018 में खेलो इंडिया नाम से शुरू होता है खेल हमारे भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए 2018 में। खेलो इंडिया युवा गेम 2025 बिहार में संपन्न हुआ था। इसमें विजेता यानी प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा था, शुभंकर गजसिम्हा था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 जून में प्रस्तावित है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम 2025 राजस्थान में संपन्न हुआ, विजेता चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और इसका शुभंकर खम्मा घन्नी था और 2026 वाला आयोजन होना शेष है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2026 नई दिल्ली में संपन्न हुआ, ये पैरा है, दिव्यांगों का है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ, विजेता हरियाणा और शुभंकर उज्ज्वला।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2026 संभावित है दिसंबर 2026 में। इसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम 2025-26, 2025 का वो पुराना हमको नहीं याद रखना, हमें 2026 का ध्यान रखना है, क्योंकि 2026 का जनवरी माह में संपन्न हो चुका। गुलमर्ग और लेह में हुआ, लद्दाख के लेह और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजन हुआ। इसमें विजेता इंडियन आर्मी। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 इंडियन आर्मी विजेता और गुलमर्ग और लेह लद्दाख 2 चरणों में हुआ था और इसके शुभंकर सिन ए सी। इसके अलावा खेलो इंडिया बीच गेम 2026 जिसका आयोजन दीव में हुआ, केंद्र शासित प्रदेश दीव में हुआ, इसमें शुभंकर मोरवीर, इसमें भी शुभंकर मोरवीर ही था। अगला क्वेश्चन दूसरा है, ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव किसने शुरू किया है? एक योजना है, अभी हाल ही में किस राज्य ने इसे शुरू किया है? माझे गांव आरोग्य संपन्न योजना। स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य बेसिकली कार्य करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान है, इनिशिएटिव है माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव। महाराष्ट्र सरकार ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव नाम से नया अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य गांवों में स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाना, हर व्यक्ति को अपने गांव में ही इलाज मिल सके, इस चीज के लिए। एक क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट करिए, मोहल्ला क्लिनिक किस राज्य सरकार या किस राज्य का मोहल्ला क्लिनिक एक इनिशिएटिव था? इसका उत्तर आप कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, गुजरात, राजस्थान। तो देखिए पूर्वांचल जो शब्दावली है ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन और कंफ्यूज कर देता, आपको उत्तर प्रदेश के 2-3 शहर अगर ऑप्शन में देता तो उम्मीद था कि उत्तर प्रदेश के शहरों को आप चुन के उत्तर कर देते हैं। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति को दिखाने के लिए माटी 9 नाम से नई दिल्ली में, माटी 9 नाम से नई दिल्ली में आयोजन हुआ पूर्वांचल महोत्सव। देखिएगा उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। पूर्वांचल महोत्सव माटी 9, पूर्वांचल महोत्सव माटी 9। पूर्वांचल का खाना, गाना, मिलना जुलना और बहुत कुछ, ये मार्च और अप्रैल 2026 में आयोजित हुआ। माटी 9 का मतलब 9वां संस्करण है, 9 का अर्थ हुआ 9वां संस्करण। पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। यह पूर्वांचल की एक सांस्कृतिक त्योहार है जिसमें मिट्टी को यानी कि मिट्टी माटी यानी अपनी जड़ों और परंपराओं के खास महत्व को ध्यान रखने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत कोल और महानदी कोल मिलकर भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहां प्रारंभ करेंगे? उत्तर हो जाएगा बी, ओडिशा में। ओडिशा जो कि हमारे भारत का कोयला संपन्न राज्य है, यहाँ पर भारत कोल जो हमारी कंपनी है और महानदी कोल फील्ड हमारे भारत की कंपनी है, दोनों मिल करके भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट बनाएंगे। अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट, स्वदेशी कोयला। तो थोड़ा सा कोयला से ध्यान रखिएगा, कोयला जो होता है वो सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रोसाइट होता है, एंथ्रोसाइट। ये एंथ्रोसाइट हमारे भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, A1 ग्रेड का जो कोयला होता है। दूसरा है बिटुमिनस, दूसरा सर्वोत्तम कोयला होता है बिटुमिनस। और तीसरा होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट हमारे भारत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लिग्नाइट हमारे भारत में तमिलनाडु में एक नवरत्न कंपनी है, तमिलनाडु में नवरत्न कंपनी है नेवेली लिग्नाइट, नेवेली लिग्नाइट कंपनी, नेवेली लिग्नाइट कंपनी तमिलनाडु में है, नवरत्न कंपनी है। यह लिग्नाइट जो 3rd ग्रेड का कोयला होता है उसका उत्पादन करती है। तो ये लिग्नाइट जो है हमारा स्वदेशी कोयला बन जाएगा, क्योंकि हमारे भारत में एंथ्रोसाइट नहीं पाया जाता, इसलिए इसे विदेशी या बाहर से आयातित कोयला कहा जाता है। एंथ्रोसाइट ऐसे याद रखिएगा, A ग्रेड का, B ग्रेड का और ये C ग्रेड का, ऐसे D ग्रेड का एक पीट कोयला होता है। पीट कोयला 4 प्रकार का कोयला होता है। कोयला की उत्कृष्टता कैसे जानते हैं, कैसे मापते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा कार्बन होगा, जितना ज्यादा कार्बन की मात्रा होगा उतना ही ज्यादा कोयला शुद्ध होगा। इसके ठीक उल्टा होता है लोहा में। लोहा में जितना ही कम कार्बन की मात्रा होगी उतना लोहा शुद्ध होगा। अगर लोहा में ज्यादा कार्बन हो जा रहा है तो लोहा अशुद्ध है। और कोयला इस कोयले में अगर कार्बन ज्यादा हो जाएगा तो यह शुद्ध हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा 90 से 95% कार्बन पाया जाता है एंथ्रोसाइट में, सबसे उत्तम है। लेकिन हमारे भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। हमारे भारत में कुछ राज्यों को याद रखिएगा जहां पर खदानें हैं कोयला की। सबसे पहले झरिया, झरिया झरिया झारखंड में है, झरिया कोयला खदान झारखंड में है। रानीगंज खदान, रानीगंज खदान वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। कोरबा, कोरबा कोरबा कोयला का खदान छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा
इसके अलावा मध्य प्रदेश में सीमित मात्रा में कोयला पाया जाता है। एक और घटना आप याद रखिएगा, यहाँ तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का उत्तर तो आप याद रखेंगे, एक घटना को याद रखना है। एक घटना है, इसका नाम, इसके नाम से एक मूवी भी बनी है, मिशन रानीगंज। अक्षय कुमार अभिनेता की मूवी है मिशन रानीगंज। इस दुर्घटना का डेट पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। 1989, 13 नवंबर 1989 हमारे भारत का एक हादसा है। जैसे 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 भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल त्रासदी एग्जाम में हमारा रहता है, वैसे ही पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर कोयलरी क्षेत्र था, कोलियरी लिखा है, कोयलरी यानी कोयले का खदान था, वो धंस गया था। उसमें 71 श्रमिक फंस गए थे, 71 श्रमिक। इनमें से 7 की जान भी चली गई थी और बड़ा जोखिम भरा था। और वो दौर उस समय का था जब टेक्नोलॉजी हमारे भारत में बहुत कम थी, सीमित थी। उस समय 65 ये इंजीनियर साहब है, इनका नाम है इंजीनियर गिल। 65 को के इंजीनियर गिल के ने एक कैप्सूल बनाई है, बगल में इनके कैप्सूल दिख रहा है, कैप्सूल रॉकेट लॉन्चर की तरह। इसी कैप्सूल की मदद से उन्होंने जो 71 श्रमिक फंसे थे उनको निकाला और इनकी जान बचाई। इस पर अक्षय कुमार की मूवी बनी है मिशन रानीगंज। ये है, इनका नाम ध्यान रखना है, इंजीनियर गिल साहब। और घटना कब का है? 13 नवंबर 1989। कहाँ का है? रानीगंज, पश्चिम बंगाल। कोयला के खदान, कोयला के खदान में ऐसे ही रेयर काम होते हैं, बहुत जोखिम भरा ये कार्य होता है। एक आपको इमेज दिखाना चाहेंगे कोल रिफाइनरी का, कोल रिफाइनरी, कोल माइंस का। कितना दुर्गम क्षेत्र से, कितना जमीन के अंदर खुदाई करके कोयला निकाला जाता है। ये ऊपर का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर इस इमेज में देखिए मजदूर बैठे हुए हैं, मजदूर बैठ करके थक करके भोजन पानी कर रहे हैं। ये जमीन के अंदर कोयला खनन करते हैं, कोयला के खदान में से कोयला निकालने का काम करते हैं। तो बहुत रिस्क भरा, यह जोखिम भरा कार्य होता है। क्या क्वेश्चन था? भारत कोल और महानदी कोल मिलकर भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट शुरू करने का समझौता किए हैं। कोयले को गैस में बदलकर, इसमें किया जाएगा, कोयले को गैस में बदलकर उसे अमोनियम नाइट्रेट में बदला जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट में बदला जाएगा। कोयले को गैस में बदला जाएगा और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट में बदला जाएगा। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कोयला जहाँ होता है वहां से मेथेन गैस का स्राव भी होता है, मेथेन गैस का स्राव होता है, मेथेन CH4 का स्राव होता है। मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस। जुगाली करने वाले पशु के मुंह से मेथेन गैस निकलता है, धान के खेतों से मेथेन गैस निकलता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे अगला प्रश्न, IRENA इरेना के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो एक रिपोर्ट है, संस्थान का नाम है IRENA, इरेना रिपोर्ट। रिन्यूएबल एनर्जी, इसे हिंदी में कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा वो होता है जो रिन्यूअल हो जाए, नया हो जाए, कभी समाप्त न हो। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त न हो उसे नवीकरणीय या रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी आ जाए साथियों। इस में हमारे भारत का वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान है, थर्ड स्थान है हमारे भारत का। देखिएगा उत्तर हो जाएगा सी, तीसरा। पहले स्थान पर दुनिया में है चीन, दूसरे नंबर पर है अमेरिका और तीसरे पर हमारा भारत। इरेना का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इरेना के अनुसार 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश शीर्ष पर चीन, सेकंड पर अमेरिका, थर्ड पर हमारा भारत है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। कोयला का खदान, हीरा का खदान, सोने का खदान, उन खदान में मजदूर फंस जा रहे हैं, उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जा रही है, उसी के प्रति जागरूकता के लिए कि कैसे सुरक्षित रह करके खदान में कार्य करना चाहिए, मानक के अनुसार कार्य करना चाहिए, उन्हीं सब बातों की जागरूकता के लिए हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, एक खदान में, कोयले के खदान में मजदूर काम कर रहे हैं। और एक खदान पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है 13 नवंबर 1989 को रानीगंज में कोयले के खदान में एक दुर्घटना हो जाता है। हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को बारूदी सुरंगों के खतरे के बारे में जागरूक करना। पहली बार यह दिवस कब मनाया जाता है? 2006 में, पहली बार 2006 में यह दिवस मनाया जाता है। म्यांमार के राष्ट्रपति पद का चुनाव हाल ही में किसने जीता? म्यांमार के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है मिन आंग हलाइंग ने, मिन आंग हलाइंग। ये नाम याद रखिएगा, ये भी आंग सांग सू की, आंग सांग सू की, ये ची लिखा है, आंग सांग सू की किस देश की
प्रमुख थी, राजनीतिक प्रमुख तो म्यांमार की। इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और यहाँ पर राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। मिन आंग हलाइंग म्यांमार के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत करके वहां के राष्ट्रपति बन गए हैं। मिंग आंग हलाइंग को म्यांमार का नया राष्ट्रपति चुना गया। वह एक सेना के जनरल है, यानी कि सैन्य शासन लागू हुआ है म्यांमार में। इसी प्रकार साथियों हमारे पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल यहाँ पर नए प्रधानमंत्री चुनाव के बाद कौन बने हैं, तो बालेंद्र शाह नाम याद रखिएगा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने नेपाल का। अच्छा, पूछा जाए म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन है, ये तो राष्ट्रपति है मिंग आंग, प्रधानमंत्री है न्योशा, प्रधानमंत्री न्योशा। अब थोड़ा सा हम लोग म्यांमार का स्ट्रेटेजी के म्यांमार के बारे में। म्यांमार देश की राजधानी है नई पैताऊ। पुरानी उसकी राजधानी थी रंगून और बाद में उसकी राजधानी यंगून बनी। यंगून के बाद नई पैताऊ बनी। म्यांमार देश का पुराना नाम है बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। म्यांमार पहले हमारे भारत का हिस्सा था। 1937 में बर्मा हमारे भारत से अलग हो गया। किस कानून के अंतर्गत, तो 1935 के कानून, 1935 के एक्ट के अंतर्गत 1937 में बर्मा अलग देश बन गया है। म्यांमार की करेंसी क्या है, क्यात। म्यांमार की करेंसी है क्यात। म्यांमार की भाषा है बर्मी। म्यांमार की भाषा है बर्मी। और हमारे भारत के 4 पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार के से सीमा बनाते हैं। म्यांमार की प्रमुख नदी है इरावदी नदी। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। म्यांमार में हिमालय पर्वत का विस्तार है। म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा कहा जाता है। अराकान योमा क्या है, हिमालय पर्वत का म्यांमार में नाम है। कलदान प्रोजेक्ट किस राज्य का है, म्यांमार का है कलदान प्रोजेक्ट। सितवे बंदरगाह मोस्ट इंपोर्टेंट, सितवे बंदरगाह किस देश का है, तो सितवे बंदरगाह म्यांमार का है। इसका निर्माण के लिए भारत से समझौता हुआ। भारत जो हमारा सितवे बंदरगाह म्यांमार में निर्माण करेगा। ये आंग सान सूकी है और अभी सेना प्रमुख राष्ट्रपति बन गए हैं, सेना प्रमुख राष्ट्रपति म्यांमार में। अगला प्रश्न, किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा, उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने घोषणा किया कि अमरावती में 14 अप्रैल 2026 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च होने वाला है। 14 अप्रैल समता दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा पहला प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर। तो और भी कुछ 4-5 महत्वपूर्ण 2025-26 के पहले वाले क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। न्यू पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल है। न्यू पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल रेल समुद्र पुल है, जो तमिलनाडु में 6 अप्रैल 2025 को उद्घाटन हुआ था। 2 किलोमीटर लंबा था। रेलवे में बात की जाए तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली थी, तो हरियाणा में जिंद से सोनीपत। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत। भारत का पहला नेट जीरो एयरपोर्ट नोएडा स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में मार्च अप्रैल 2026 में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, दोनों लोगों ने एक साथ किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी का, भारत का और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वर्तमान में कौन हो गया, जेवर एयरपोर्ट। अभी हाल ही में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। डैम श्योर है इससे क्वेश्चन रहेगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5-6 साल से बन रहा था, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। यह दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पूर्व उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा इसका लाभ उठाएंगे। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर, तो लखनऊ। भारत का पहला एआई सिटी लखनऊ। 70 एकड़ में लखनऊ के अगल बगल में डेवलप होगा, वैश्विक आईटी हब बनेगा लखनऊ। नया आयकर अधिनियम हमारे भारत में 1961 के आयकर अधिनियम की जगह पर 2025 में नया आयकर अधिनियम आया। भारत का पहला भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन कहाँ बना, यानी कि जमीन के अंदर ट्रांसफार्मर लगाने वाला भारत का पहला शहर, तो बेंगलुरु जमीन के अंदर ट्रांसफार्मर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को कहाँ कमीशन किया गया, उत्तर हो जाएगा हमारा बी, विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश का समुद्र तटीय शहर है वाइजैक या विशाखापत्तनम। यहाँ पर स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को लॉन्च किया गया। आईएनएस तारागिरी एक समुद्र
में युद्धपोत है। स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब ये हुआ कि वो जो है दुश्मन देशों के रडार में नहीं आएगा। स्टील से बना कोई भी युद्धक पोत होता है या फिर हथियार होगा तो वो रडार में नहीं आता, दुश्मन देश के रडार में नहीं आता है। स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी विशाखापत्तनम में सेना को सौंप दिया गया। कमीशन करने का मतलब सेना को सौंप दिया गया। आईएनएस तारागिरी को अभी नौसेना में शामिल किया गया। यह समारोह विशाखापत्तनम नेवल डॉकयार्ड में हुआ है। यह प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। तारागिरी, दूनागिरी, हिमगिरी सब 7 जो है साथियों 7 प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील फ्रिगेट जहाज बने हैं 7। इसमें से यह चौथा फ्रिगेट है, सेना में शामिल हो गया है। प्रोजेक्ट 17A के बारे में थोड़ा बहुत देखिएगा। प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A क्या है? प्रोजेक्ट 17 भारतीय नौसेना का प्रमुख कार्यक्रम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनेगा। इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स दोनों मिलकर के करेंगे।